नमस्कार सभी को, लर्निंग विद मीना प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सन्यासी विद्रोह पहली बार इसका वर्णन किस पुस्तक में किया गया था? तो इसका जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, अगर हम बात करें सन्यासी विद्रोह, ये 1763 से स्टार्ट हुआ था और ये 1800 तक लगभग ये विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह चला था। तो ये आनंद मठ पुस्तक है जो बंगाली भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी की 1882 में ये लिखी गई थी। तो इस पुस्तक में इसका सन्यासी विद्रोह का प्रथम टाइम वर्णन किया गया था। बात करें जो आनंद मठ है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो भी आनंद मठ से ही लिया गया, आनंद मठ की पुस्तक में लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये बंगाल गजट था। इसकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? इंग्लिश थी, क्योंकि जेम्स ऑगस्टस हिकी जो कि कलकत्ता में जज थे, तो इनके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था 1780 में, और ये 82 तक ही प्रकाशित हुआ था। साप्ताहिक समाचार पत्र था, सप्ताह में एक बार प्रिंट होता था ये। तो इनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसको जब्त कर लिया जाता है, क्योंकि जो जेम्स ऑगस्टिक की थे वो उस टाइम पे वारेन हेस्टिंग जो कि भारत के गवर्नर थे, भारत के नहीं, बंगाल के गवर्नर थे, उनके जो कार्यों की वो आलोचना उस समाचार पत्र में करते थे। तो इसी कारण उनका ये समाचार पत्र की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू होता है? तो द्वैध शासन की बात करें बंगाल में, तो ये 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको लागू किया जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से जब भारत आते हैं तो ये 1765 में ही आते हैं और इलाहाबाद की संधि भी इसके द्वारा ही होती है। और फिर ये द्वैध शासन क्या था कि डायरेक्ट की ये मतलब शासन को की शक्तियाँ थी जो वो दो भागों में विभाजित कर दी थी, एक दीवानी और एक निजामत, जिसमें दीवानी का राइट अंग्रेजों के पास था और जो निजामत की जो शक्ति थी वो मुगल एम्परर को दी गई थी, नवाब को दी गई थी। तो ये द्वैध शासन लागू किया गया था वहाँ पे। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये वेंसिन-टार्ट थे। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में होता है, तो अंग्रेजी सेना के जो सेनापति थे वो हेक्टर मुनरो था। और उधर से अगर हम बात करें तो जो मीर कासिम था, क्योंकि मीर कासिम की जगह बक्सर के युद्ध की स्टार्टिंग भी क्या कारण है कि मीर कासिम की जगह मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता है, जिसके कारण मीर कासिम अंग्रेजों के साथ विद्रोह करते हैं। और ये युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और ये शाह आलम द्वितीय जो मुगल एम्परर थे। तो ये तीनों एक साथ होते हैं और हेक्टर मुनरो, जिसमें बक्सर के युद्ध में हार जाते हैं बंगाल का नवाब, और ये मीर जो जाफर थे वो बंगाल के नवाब बने रहते हैं फिर। और माना जाता है कि बक्सर के युद्ध से ही भारत में अंग्रेजी जो शासन है उसकी स्थापना होती है। ये कारण माना जाता है, वो घटना मानी जाती है जिसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है अंग्रेजी शासन की भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कब और भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये 1793 में जो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। और ये 19% भारत के जो क्षेत्र थे, जिसमें मुख्यतः हम बात करें बंगाल और बिहार के एरिया में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन, 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 जिलों की दीवानी किसके द्वारा दी गई थी? तो बात करें 1760 में ये बंगाल के ज़िले थे, जिसमें अगर हमें पता करना पड़ेगा कि उस समय बंगाल का नवाब कौन था। बंगाल के नवाब 1760 में कौन थे? मीर कासिम थे, क्योंकि मीर जाफर को हटाकर उन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाया और मीर कासिम के द्वारा ही 3 जिलों की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूमि बंदोबस्त को सूर्यास्त का नियम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आया है। तो ये स्थायी बंदोबस्त था जिसमें ये सूर्यास्त का जो नियम था ना, ये इसमें 1794 में इस बंदोबस्त में लागू किया गया था। वैसे अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि इसमें स्टार्टिंग में 10 साल के लिए मतलब जो राजस्व जो टैक्स था उसको फिक्स कर दिया गया था, और इसमें जो राजस्व एकत्रित करने का जो अधिकार था वो जमींदारों को दिया गया था, जिससे फिर बाद में मतलब जो किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण जमींदारों के द्वारा किया जाता है। और इससे पहले एक रेतवाड़ी बंदोबस्त भी आता है स्थायी बंदोबस्त से पहले, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रेतवाड़ी बंदोबस्त भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू हुआ था? अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो वो 19% क्षेत्र पर लागू हुआ था, और रेतवाड़ी की बात करें तो ये 51% क्षेत्र पर भारत के लागू हुआ था।
कुल मिलाकर अगर हम स्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी बंदोबस्त को बात करें तो ये मान के चलो 70% जो भारत की भूमि थी ये दोनों बंदोबस्त उस पर लागू किए गए। लेकिन स्टार्टिंग में रेतवाड़ी बंदोबस्त कुछ ही क्षेत्र पर लागू किया गया था, बाद में इसको बढ़ाया गया था। ये 1792 में जो कि स्थायी बंदोबस्त से पहले इसको लागू किया गया था मद्रास के 12 महल में। इसकी स्टार्टिंग एक बार इसको अप्लाई करके देखा गया था कि इसमें कितना सक्सेसफुल होता है। जो कर्नल अलेक्जेंडर रीड थे उसके द्वारा ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है मद्रास के क्षेत्र में, 12 महल जो मद्रास का क्षेत्र था। फिर बाद में जब 1820 में हम बात करें तो थॉमस मुनरो के द्वारा इसको मद्रास, मुंबई जो कर्नाटक का क्षेत्र है, कुर्ग, बरार, तो ये बरार और असम के क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, माहलवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो माहलवाड़ी व्यवस्था थी ये 1822 में होट मैकेंजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, होट मैकेंजी के द्वारा। और इसमें भूमि का जो मालिक था वो कंपनी बन जाती है। और जो रेतवाड़ी बंदोबस्त में अगर हम बात करें तो जो भूमि का मालिक है वो खुद स्वयं किसानों को बनाया जाता है। और स्थायी बंदोबस्त में जमींदार होते हैं जो बिचौलिया होते हैं, कर इकट्ठा करें। यहाँ सीधा ये क्या नाम है, किसान देते हैं कर को रेतवाड़ी में। और माहलवाड़ी में अगर बात करें तो जो गांव का मुखिया था वो कर इकट्ठा करके देता था, लेकिन भूमि के मालिक स्वयं कंपनी थी। उस समय कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग भूमि को बांट दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। और किसके हेल्प से की थी, किसने सहयोग किया था? ये चार्ल्स विल्किंस थे और अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इनके द्वारा इनको सहयोग किया गया था। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद ही विलियम जोन्स के द्वारा कई भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, क्योंकि जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसकी स्थापना किस लिए हुई थी कि जो भारत का जो ज्ञान है उसको यूरोप में फैलाया जाए। और तो ये इनका मुख्य मेन उद्देश्य था एशियाटिक सोसाइटी का। और इन कई भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसमें हम भगवत गीता, मनुस्मृति की बात करें और गीत गोविंद, तो कई पुस्तकें थी जिनका अंग्रेजी में इनके द्वारा अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये जोनाथन डंकन ने की थी। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। तो अब अगर वर्तमान में बात करें तो जो संस्कृत बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है इसका नाम है जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जो 1958 में इसका नाम चेंज कर दिया भारत की आज़ादी के बाद। और अब 1974 से इसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए प्लीज़, सभी मेहनत करो। और एसटेट एग्ज़ाम के आपका बिल्कुल कुछ भी समय नहीं बचा है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार स्पीड में करके वीडियो को आप इनको देख लो और एक बार मोटा मोटा आपका रिवीजन हो जाए, ताकि आपको पता लगे कि भी हाँ ये क्वेश्चन मुझे आते हैं या नहीं। और तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।